हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लाइट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ये चैप्टर नंबर 16 है आपका एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगी कि आपको एक एक चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Suppose you are in a dark room. Can you see object in the room? Can you see object outside the room? Explain. Suppose करो आप एक अंधेरे कमरे में हो। क्या आप जो है अंधेरे कमरे के अंदर या बाहर की साइड देख सकते हो? तो चलिए आंसर देखते हैं। When we are in a dark room, then we cannot see object in the room. अगर हम किसी अंधेरे कमरे में हैं तो हम अंदर की साइड हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती है ना। और क्या है, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। हम आउटसाइड जो रूम के है उसको हम देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? जब क्या होगा, आउट ऑफ द रूम द लाइट इज अवेलेबल। जब हमारे रूम के आउटसाइड जो है लाइट अवेलेबल हो। ठीक है, लाइट क्या करती है, हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होके एंटर कर जाती है, जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये फिनोमिना क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है बच्चों कि मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो कहीं यहाँ से सन से या किसी भी चीज़ से लाइट का सोर्सेस आता है और इस पे टकराता है, और टकराने के बाद मान लो यहाँ पर हमारी आईज है और टकरा के जो है हमारी आंखों तक आ जाता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर लाइट का सोर्सेस यहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट पे टकरा रहा है, और हम चाहे अंधेरे में क्यों ना खड़े हैं और ये बैंड होके हमारे पास तक पहुँच रही है लाइट, तो हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताया गया है कि अगर आप डार्क रूम में है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बट बाहर की साइड अगर लाइट का सोर्सेस है तो आप बाहर की साइड क्लियरली देख सकते हो। किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 2. Differentiate between regular diffusion reflection. Does the diffusion reflection mean the failure of the loss of the reflection? आपको डिफरेंट बताना है। किस में बताना है? एक तो रेगुलर में और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। दोनों दो तरीके की रिफ्लेक्शन है, दोनों में डिफरेंस बताना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद बताना है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इसका मतलब है कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसको फेल करता है। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा डिफरेंस। अब डिफरेंस आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और उसके बाद है हमारा डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में फर्स्ट पॉइंट है ऑल द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल। सारी रिफ्लेक्टेड रे कैसी होती है? पैरेलल होती है। अभी ये पॉइंट समझ लो, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन में क्या होती है? रे पैरेलल नहीं होती है। नेक्स्ट है इट अकर्स ऑन ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये कहाँ होता है? बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पर होता है। और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? जिसकी सरफेस क्या हो? रफ हो। नेक्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन रेज आर इन वन डायरेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है इसकी रेज हमेशा जो है एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन की जो रेज होती है वो स्कैटर्ड होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ती रहती हैं। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब क्या वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करता है डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन? नो, बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको अच्छे से क्लियरली समझाती हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसका डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम बताती हूँ मैं। अब यहाँ पर हम दो पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है, सब फर्स्ट पोर्शन जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा रेगुलर का और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डिफ्यूजन का। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने कहा है कि जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? स्मूथ। समझ लो ये हमारा स्मूथ सरफेस है, और यहाँ पर जो ये लाइट है क्या कर रही है? टकरा रही है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये बैंड हो रही है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के वापस आ रही है। अगली लाइट गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगली लाइट गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे।
एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, प्रॉपर वे से वापस आ रही है। अब देखो ये रे और ये रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के पैरेलल हैं और प्रॉपर डायरेक्शन में जो है वापस आ रही हैं। हमने यही चीज़ पढ़ी थी ना, ठीक है। और अगर पीछे कुछ इस तरीके से का आप सरफेस बना दोगे, इसका मतलब ये क्या है, ये है पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट, डिफ्यूज़न में क्या होगा, हमारा सरफेस थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा इस तरीके से, और यहाँ पर लाइट आई टकरा कर कभी यहाँ चली गई, यहाँ लाइट गई टकरा कर कभी यहाँ चली गई, यहाँ लाइट गई टकरा कर कभी यहाँ आ गई। तो इस तरीके से क्या है, एक तो सरफेस स्मूथ नहीं है, दूसरा जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो जा रही है, ठीक है ना। समझ आ गई ना बात, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन में डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 3. Mention against each of the following whether regular or diffuse reflection will take place when a beam of light strike. Justify your answer in each case. आपको ये बताना है इसमें से कौन सा रेगुलर रिफ्लेक्शन है और कौन सा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन है और कौन सा जो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा पॉलिश्ड वुडन टेबल है, सेकंड है हमारा चॉक पाउडर, थर्ड है हमारा कार्डबोर्ड सरफेस, फोर्थ मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड एंड मिरर और पीस ऑफ पेपर। चलिए हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट था पॉइंट हमारा पॉलिश्ड वुडन टेबल। पॉलिश्ड वुडन टेबल पॉलिश है, वुडन टेबल है पर पॉलिश्ड है, इसका मतलब वहाँ पर जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है, और जहाँ स्मूथ सरफेस होगा वहाँ पर कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस इन द प्लेन एंड पॉलिश्ड। नेक्स्ट है आपका चॉक पाउडर। अगर चॉक का पाउडर है तो आपने देखा है ना, वो बिल्कुल स्मूथ तो नहीं होता है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज सरफेस इज रफ, क्योंकि उसका सरफेस क्या है, रफ है। नेक्स्ट कार्डबोर्ड सरफेस। कार्डबोर्ड सरफेस लकड़ी का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूज्ड। अगर पॉलिश्ड नहीं है तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस क्या है, रफ है। मार्बल फ्लोर है, वहाँ पे वाटर गिरा हुआ है, तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। क्यों, क्योंकि हमारा एक तो मार्बल है तो स्मूथ है, ऊपर से पानी भी गिरा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर, मिरर भी आपका बिल्कुल प्लेन होता है ना, पॉलिश्ड होता है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस इज प्लेन एंड पॉलिश्ड। नेक्स्ट पीसेस ऑफ पेपर। पीसेस ऑफ पेपर भी क्या होंगे, वो कहीं बिल्कुल प्लेन तो होते नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी क्या होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और क्यों, क्योंकि उसका सरफेस जो है वो रफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बताना है आपने, तो हम चलिए देखते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर, फर्स्ट इसके दो लॉ है, एक है हमारा द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ है हमारा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, तब आपको ये बात समझ आएगी। देखो रिफ्लेक्शन क्या है, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन के साथ आपने डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे। ये कहीं से हमारा लाइट का सोर्सेस है और यहाँ से ये रे आई है, तो जो रे आके टकराई है वो कैसी रे है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंस रे और ये जो टकरा के वापस गई है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इनके बीच में एक हम क्या खींच देते हैं, नॉर्मल। तो अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है वो क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों चीज़ें कहाँ हैं, सेम प्लेन पे है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉ था हमारा कि जो इंसिडेंट एंगल है, देखो इंसिडेंट एंगल कौन सा है, एक तो ये जो इंसिडेंट रे थी और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में जो ये एंगल बनता है ना, ये एंगल एंगल आई, क्या है ये,
वेट, ये है एंगल आई, ठीक है, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या होगा, और अगर हम यहाँ पर देखें ये रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच में ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल आर। हमारा सेकेंड लॉ क्या था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। इसकी मेजरमेंट करेंगे, अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। इसका मतलब समझ गए ना कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों लॉ हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो इसमें एक एक्टिविटी के थ्रू, जो अभी हमने रूल पढ़ा है रिफ्लेक्शन का, इसको हमें एक्टिविटी के थ्रू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी दी हुई है, आपको अगर नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। मैं इस थ्योरी को प्रॉपर आपको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। देखो इसको एक्टिविटी कैसे करनी है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, एक हमने पहले क्या ले लेना है, पेपर ले लेना, ठीक है। पेपर लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा पेपर हो गया, ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, ये पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर के बाद आपने क्या करना है, इस पेपर पे एक स्टैंड लगाना है और उस पे हमने एक मिरर लगा दिया। अब ये मिरर में क्या होगी, यहाँ से लाइट जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। इसका हमने एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से कोई सोर्सेस ऑफ लाइट है, यहाँ से अगर जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है और ये नॉर्मल है। तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक तो आपने क्या करनी है, ऐसे एक लाइन खींच देनी है स्केल से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 पिन्स लगा देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से मिरर के अंदर देखना है, ठीक है। मिरर के अंदर देखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखते हुए 2 पिन्स लगानी है, ठीक है। वो पिन हटा के यहाँ पर फिर एक लाइन लगा देनी है। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल। उसके बाद अगर हम इनकी मेजरमेंट करेंगे तो दोनों एंगल हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो यही हमने एक्सपेरिमेंट में बताया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ को हमने एक्टिविटी के थ्रू बताया है। यही हमने पीछे थ्योरी में लिखा है, आपने उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अगर नोट डाउन करना नोट डाउन कर लेना, और मैंने जैसे समझाया है आप उसको पढ़ना, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक्स। तो ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर सीम टू बी 2 मीटर अवे फ्रॉम द इमेज। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ इसका। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ये एरिया, ये आपका ब्लैंक्स है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है एक पर्सन जो है 1 मीटर फ्रंट में खड़ा हुआ है मिरर के, तो उसकी इमेज कितने मीटर डिस्टेंस पे दिखाई देगी, 2 मीटर पे। कैसे, देखो मान लो ये हमारा मिरर है और यहाँ पर जो है आप खड़े हुए हो, आप कितने मीटर खड़े हुए हो, 1 मीटर खड़े हुए, तो आपकी इमेज जो है मिरर में पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी, 1 मीटर पर ही बनेगी। 1 मीटर की ये डिस्टेंस, 1 मीटर की ये डिस्टेंस, तो आपसे कितनी डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन रही है, 2 मीटर पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से मिरर से कितनी डिस्टेंस पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल आप 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो, तो इमेज भी आपकी 2 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। तो टोटल कितनी डिस्टेंस है आपकी इमेज की आपसे, 4 मीटर। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू टच योर लेफ्ट ईयर with right hand in the front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touch with the left hand। मतलब क्या है, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से, ठीक है, आप अपने हैंड से लेफ्ट ईयर को टच करोगे तो आपको वो कैसा दिखाई देगा, राइट दिखाई देगा, और राइट से टच करोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, सी द साइज ऑफ ए पिपल, जो पिपल हमारी आईज में होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। द साइज ऑफ पिपल बिकम लार्ज व्हेन यू सी इन द डिम लाइट।
जब आप डिम लाइट में किसी चीज़ को देखते हो तो आपके पिपल की साइज़ कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और वो उस चीज़ को देखने में देखने की अपनी कोशिश करती है। नेक्स्ट डी, नाइट बर्ड हैव फीवर कोन्स देन रोड इन देयर आइज। जो नाइट बर्ड्स होती हैं उनमें कोन्स बहुत कम होती हैं, ठीक है, रोड की अपेक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए है ऑलवेज, बी है समटाइम, सी है अंडर स्पेशल कंडीशन, एंड डी है नेवर। तो बताओ इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑलवेज। हमने लॉ में पढ़ा हुआ है ना कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में किस तरह की इमेज बनती है? ए वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इन लार्ज, बी virtual behind the mirror of the same size as the object, C real at the surface of the mirror and enlarge, and D real behind the mirror and the same size as the object। तो देखो, पहली बात तो इमेज कैसी बनेगी, हम जितने बड़े हैं ना उतनी ही बड़े दिखाई देते हैं ना प्लेन मिरर पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी इमेज कैसी है? सेम साइज की है। ठीक है, और प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। और कैसी बनती है? मिरर के पीछे की साइड। तभी तो हमने अभी एक किया था एक्सपेरिमेंट कि यहाँ पर अगर हम खड़े थे तो हमारी इमेज मिरर में पीछे बन रही थी। ठीक है, क्लियर? इतना बात समझ में आ गई? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को बताना है आपने। अब कैलाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कि ये पेपर है। ठीक है, इस पेपर को, ये पेपर मीन्स आप ले सकते हो इसको कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स जो होती है ना, जिस तरीके से इस तरीके की शेप में, ऐसी शेप में आप प्लेन मिरर लेने। कितने प्लेन मिरर लेने? 3 प्लेन मिरर लेने। ठीक है, अब ये 3 प्लेन मिरर को आपने क्या करना है, इस शेप में एक दूसरे से ज्वाइन करना है। एक प्लेन मिरर तो ये हो जाएगा और 2 प्लेन मिरर को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करना है एक दूसरे से। तीनों प्लेन मिरर को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, ऐसा एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब लेनी है और उसके अंदर इसको क्या कर देना है? प्लेस कर देना है। अब इसको प्लेस करने के बाद एक साइड में आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड का ऐसा डाइस बनाना है और उसमें थोड़ा सा होल कर देना है। उसके नीचे आपने क्या लगाना है? एक प्लेन मिरर लगाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लेन मिरर लगा दिया, यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड का डाइस लगा दिया जिसमें थोड़ा सा छेद कर दिया। उसके बाद इसमें ना हमने क्या करना है, बैंगल के छोटे 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 टुकड़े डालने हैं। ये आप ना मॉडल भी बना सकते हो साइंस का। उसके बाद आप जितनी बार इसको घुमा के देखोगे ना तो इसमें आपको नए नए डिज़ाइंस, नए नए पैटर्न्स दिखाई देंगे। इसका यूज़ जो है इंजीनियर वगैरह यूज़ करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। उनको अलग अलग डिज़ाइन जो दिमाग में आता है ना तो उसका आइडिया लेते हैं इससे। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ ए लेबल्ड स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का आपको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे इस डायग्राम में जो बीच में ये है, ये क्या है? लेंस है। ठीक है, ये आई लेंस है। उसके बाद इस लेंस को पकड़े हुए यहाँ पर आपको मसल्स दिखाई दे रही है। ये क्या है? सीलियरी मसल्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ उभरा हुआ सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये क्या है? इरिस। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कॉर्निया। और यहाँ पर इस जगह पे ये रेटिना होता है जहाँ पर हमारी इमेज बनती है। ये है हमारी ऑप्टिक नर्व। जो कुछ भी हम देखते हैं ये ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक क्या करती है? मैसेज को भेजती है। तो इस डायग्राम को आप अपनी एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, Gurmeet want to perform activity 16.8 using the laser torch. Her teacher advised her not to do so.
कैन यू एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ द टीचर एडवाइस। देखो अब गुरमीत जो है वो एक एक्टिविटी के लिए लेज़र लाइट का यूज़ कर रहा है, लेज़र टॉर्च का यूज़ कर रहा है। उसकी टीचर ने कहा ये ठीक नहीं है, इसको एडवाइस दिया है कि नहीं ये नहीं यूज़ करना है। तो आप बता सकते हो क्यों ऐसा, क्यों हर टीचर एडवाइस टू हर नॉट टू डू। आज के टीचर ने क्यों एडवाइस किया कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखो लेज़र लाइट जो होती ना उसमें से रेडिएशन जो निकलता है वो हमारी रेटिना को बहुत ज़्यादा इफेक्ट फैलाता है और इससे हमारी रेटिना जो है वो डैमेज होती है। डैमेज होने के साथ साथ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाए और जिससे क्या हो जाए, ब्लाइंडनेस हो जाए, अंधापन आ जाए। तो हर टीचर एडवाइस क्या करेगी, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लेज़र लाइट इज़ वेरी हाई, इट इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन आई, it can cause damage to the retina and lead to be blindness, as it is advisable not to look at the laser beam directly। लेज़र लाइट की तरफ हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ये हमारे रेटिना को डैमेज कर सकता है और हमारे अंधे होने का कारण भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर योर आईज। आप बताइए आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे। आई आर वेरी प्रेशियस, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, वी मस्ट फर्स्ट है ऑलवेज सिट इन स्ट्रेट वाइल रीडिंग एंड राइटिंग। जब भी हम पढ़ें लिखें तो हमें कैसे बैठना है, बिल्कुल सीधे बैठना है। इफ़ एडवाइस यूज सूटेबल स्पेक्टेकल्स, अगर आपने एडवाइस लिया है तो सूटेबल जो है चश्मा ऐनक उसका यूज़ करें। वॉश अवर आईज विद क्लीन वाटर फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार अपनी आँखों को साफ पानी से धोते रहें। नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, सूरज की रोशनी को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। ऑलवेज रीड और राइट इन ए प्रॉपर लाइट, हमेशा प्रॉपर लाइट में पढ़ना और लिखना चाहिए। तो ये आपके पॉइंट्स बना लेना, ठीक है, तो पॉइंट्स में आप इस आंसर को नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, what is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of the 90 to the incident ray। यहाँ पर बोला गया है अगर दोनों एंगल को हम देखें तो 90 डिग्री के, तो अब आप एक बताओ इंसिडेंट एंगल कितने का होगा। तो हमें लॉ पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने हमने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू लॉ रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंस एंगल दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस यही फिनोमिना यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें लॉ क्या बता रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इट मीन्स आई और आर दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर हम आर की जगह आई को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल आई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे। एंगल आई कितना हो गया आपके पास, 2 एंगल आई यहीं रहेगा, 2 नीचे जाके कटिंग हो जाएगी तो आपका कितना आ जाएगा 45। तो इंसिडेंट रे आपकी कितनी हो गई, इंसिडेंट एंगल कितनी हो गई आपकी 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी इमेज ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट प्लेस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन मिरर सेपरेट बाय द 40 सेंटीमीटर। अगर 2 प्लेन मिरर के बीच में हमने कोई कैंडल रखे हैं तो कितनी इमेज बनेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज, क्योंकि उसमें बार बार रिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 2 मिरर मीट at right angle, a ray of light is incident on one at an angle of the 30 degree as shown in figure 16.19. Draw the reflection of ray from the second mirror. सेकेंड मिरर पर आपने रिफ्लेक्शन रे को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें इंसिडेंट एक एंगल आपको दिया है 30 डिग्री का, चलिए उसको प्रॉपर हम ड्रॉ करते हुए हम बताते हैं कि कितने का एंगल बनेगा, कहाँ पर कितने एंगल पे जो रेज है वो मीट करेगी। तो सबसे पहले बच्चों देखो आपको ये रे आ रही है, यहाँ पर टकरा रही है। ठीक है, इसका कलर चेंज करके बताते हैं, ये रे आके टकरा रही है, इट मीन्स ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंस रे हो गई। इंसिडेंट रे जो है यहाँ पर टकरा के बैंड हो रही है तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन इस मिरर के लिए ये किसका काम कर रही है, इंसिडेंट रे का काम कर रही है ना। ठीक है, अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है,
यहाँ पर आप देख रहे हो जो दोनों प्लेन मिरर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स यहाँ पर आपको कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये अगर आपका 30 का है, ठीक है, ये अगर 30 का है तो यहाँ पर आप देखोगे ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल कितने का हो गया, 90 का, ठीक है। 90 में से 30 को माइनस किया तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 60 का, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 90 है और ये क्या है, 60 है, तो ये हमारी जो है ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल में ये वाली जो एंगल है वो कितनी की होगी, हम ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल को सम करते हैं तो वो किसके बराबर होती है, 180 के बराबर। तो 90 और 60 को हमने क्या करना है, ऐड करना है और 180 में से माइनस करना है। तो इन दोनों को ऐड करके जब हमने 180 से माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा कुछ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये मिला के इस एंगल की बात करते हैं तो ये आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे थी तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और यहाँ पे हम एक नॉर्मल ले लेते हैं। अब आप देखो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। अब इस 90 डिग्री में ये तो हमारा 30 निकल के आ गया है, ठीक है, तो ये बचा हुआ हमारा कितना हो गया, 60 का, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये भी क्या है, 60 है, और ये वाला क्या बचा है, 30। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। देखिए इसका पूरा इस तरीके से क्लियर, अच्छे से। आई होप ये आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।